अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कौमों की ज़िंदगी में उन पर मुश्किल और आसान वक्त आते रहते हैं और कौमें दिलेरी के साथ उन मुश्किल लम्हात और मुश्किल औकात में से अपने आप को निकाल लेती हैं, मगर बाज़ वाक़ियात ऐसे होते हैं जिनके असरात उन कौमों की रूहों पर कई दहाइयों तक कायम रहते हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ कहानी पाकिस्तान की, और आज हम पाकिस्तान के एक दर्दनाक बाब, एक ऐसे रिश्ते हुए ज़ख्म जिसकी तकलीफ़ और दर्द हम कई दहाइयों बाद आज भी अपने जिस्मों, रूहों और अज़हान पर महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम उस सानहे के बारे में बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ, जिसको दुनिया सकूत-ए ढाका के नाम से जानती है। हम अपनी इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सकूत-ए ढाका के असबाब क्या थे, उसके पीछे खुफिया साजिशें क्या थीं, हमारी सियासी लीडरशिप ने उसमें क्या किरदार अदा किया, मुक्ति बाहिनी को किसने तैयार किया, उसकी तरबियत कहाँ पे हुई, पाक फौज को मशरक़ी पाकिस्तान में कौन से हालात दरपेश थे, किन हालात में जनरल न्याजी ने इंडियन फौज के सामने हथियार फेंके, कब बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान हुआ, और इन तमाम के बाद हमीदुर रहमान कमीशन ने जो इंक्वायरी की उसके ज़रिए क्या हक़ाइक़ सामने आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, जब तहरीक पाकिस्तान का बगौर मुतालिया करें तो इसमें बर्रे सगीर के दीगर मुसलमानों की तरह सूबा बंगाल के बासियों की जद्दोजहद और कुर्बानियाँ इंतहाई नुमायाँ हैं। पाकिस्तान की खालिक जमात आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद भी बंगाल के लोगों ने रखी थी। 1947 में बंगाल के लोगों ने पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया, जिसे बाद में मशरक़ी पाकिस्तान का नाम दिया गया। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था। ये फासला भी पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में बसने वाले अवाम के दरमियान दूरियां पैदा न कर सका। अगर हम इस खित्ते के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान राब्ते के लिए समुद्री या फिर फ़ज़ाई रास्ता ही इख्तियार करना पड़ता था। फ़ज़ाई रास्ता अपनाते हुए भी भारत के ऊपर से होकर जाना पड़ता था। इस कदर दूरी और बग़ैर ज़मीनी राब्ते के मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक ही हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल रखना और उसका इंतज़ाम चलाना बज़ाते खुद एक बहुत मुश्किल काम था। मगर इसके बावजूद दुनिया ने देखा कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान कई दहाइयों तक यकजान दो कालब के मिसदाक इकट्ठे रहे। आखिर वो क्या हालात बने कि जिस खित्ते से तहरीक पाकिस्तान ने ज़ोर पकड़ा, वहाँ के अवाम उसी पाकिस्तान से अलहदगी का मुतालबा करने लगे। भारत क़याम पाकिस्तान के बाद एक दिन भी इसके वजूद से खुश नहीं था और रोज़े अव्वल से ही उसने इस नौ मौलूद रियासत के ख़ात्मे की कोशिशें शुरू कर दी और साजिशों का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जिसको पाकिस्तान आज भी फेस कर रहा है। पाकिस्तान इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ता रहा और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया गया। फिर 70 की दहाई का आगाज़ होता है। मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, जबकि मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो नुमायाँ सियासी लीडर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। भारत और मशरक़ी पाकिस्तान का मुश्तरका बॉर्डर होने की वजह से भारत ने एक सोची समझी चाल के तहत मशरक़ी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी और एक ग्रोह को अपना हमनवा भी बना लिया। मगरबी पाकिस्तान और हिफाज़ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का आगाज़ किया गया, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में एहसास महरूमी को उजागर किया गया। शेख मुजीबुर रहमान इसी भारतीय प्रोपेगेंडा का शिकार थे, लिहाजा उन्होंने फरवरी 1966 को लाहौर में
नेशनल कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर 6 नुकात पेश किए, जिसे तारीख में शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात यूं थे। नंबर 1, करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में फेडरेशन की जमानत देते हुए पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी होना चाहिए। नंबर 2, वफाकी हुकूमत दिफा और खारजा के महकमे अपने पास रखे और बाकी महकमे और वजारतें सूबों को वापस कर दी जाएं। नंबर 3, उसके जुज़ अव्वल में यह नुक्ता बयान किया गया कि मुल्क की दोनों वहदतों में अलग करेंसी मुतारफ करवाई जाए, और उसके हिस्सा बे में बयान किया गया कि पूरे मुल्क में एक ही करेंसी हो, मगर मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान को रकूम की तरसील रोकने के लिए कानून साजी की जाए। चौथे नुक्ते में बयान किया गया कि टैक्सों की वसूली का इख्तियार सूबों के पास हो और मरकज अपने अखराजात के लिए सूबों से हिस्सा वसूल करे। 5वें नुक्ते के 4 हिस्से थे। पहले हिस्से में बयान किया गया कि दोनों वहदतों में ज़र मुबादला की आमदन के लिए अलग अकाउंट खोले जाएं। बे, मशरकी पाकिस्तान की आमदनी मशरकी पाकिस्तान, जबकि मगरबी पाकिस्तान की आमदनी मगरबी पाकिस्तान के कंट्रोल में हो। जीम, मरकज के ज़र मुबादला की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दोनों इकाइयों से एक ख़ास तनासब से वसूली की जाए। दाल, मुल्की मसनूआत की दोनों इकाइयों में से तरसील पर कोई ड्यूटी ना ली जाए। हे, दोनों वहदतों को दीगर ममालिक के साथ तजारती मुआहदों का इख्तियार होना चाहिए। जबकि इसके 6ठे नुक्ते में यह बयान किया गया कि मशरकी पाकिस्तान के लिए एक अलग मलेशिया या मिलिट्री फोर्स कायम की जाए। नाजरीन, इन 6 नुकात में से कुछ नुकात तो ऐसे थे जिन्होंने मुल्की हसास इदारों को झंझोड़ कर रख दिया और उनको मुल्की सलामती के लिए खतरा समझा जाने लगा, और यूं ये 6 नुकात पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में दूरियों का बीज बोने का सबब बने। इन 6 नुकात के बाद मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादतों में दूरियां बढ़ने का आगाज हो जाता है। बाद तज्ज़िया निगारों का मानना है कि शेख मुजीबुर रहमान इस कदर बासलाहियत न थे कि वो ये नुकात तैयार कर सकते। बंगाल के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने गैर मुल्की एमा पर यह नुकात तैयार करके दिए। हमीदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र मौजूद है। अब भारत की मशरकी पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ और साजिशें सबके सामने खुलने लगी थी। 20 जनवरी सन 1969 को भारत और मशरकी पाकिस्तान की सियासी क़यादत की मुल्क तोड़ने की एक साजिश का इंकशाफ होता है, जिसे अगरतला साजिश का नाम दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान 22 साथियों समेत गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज़ जिम्मेदार लोगों की मुदाखलत और गारंटी पर मार्च 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है और अगरतला साजिश केस वापस ले लिया जाता है। 10 मार्च सन 1969 को जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं कि अब इख्तियारात और वसाइल की तकसीम बराबरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि आबादी के तनासब से होगी और मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा 65% होगा। ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं। सन 1969 को इंडिया की मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इंडिया के एक साबिक मेजर जनरल ओबैन की निगरानी में एक गुरिल्ला फोर्स बनाई जाती है, जिसका नाम मुक्ति बाहिनी रखा गया। इस गुरिल्ला फोर्स का काम मशरकी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना और फसादात फैलाना था। जी हाँ, ये वही मुक्ति बाहिनी है जिसका तज़किरा हम अपनी निसाब की किताबों में पढ़ चुके हैं। उस गुरिल्ला फोर्स यानी मुक्ति बाहिनी का सरबराह पाक फौज का एक साबिक कर्नल मोहम्मद अताउल गनी उस्मानी को बनाया गया, जिसे कर्नल उस्मानी के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान से अलहदगी के बाद इसी कर्नल उस्मानी को बांग्लादेश आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। मुक्ति बाहिनी में मशरकी पाकिस्तान के नाराज नौजवानों के साथ साथ राह के एजेंटों
और भारतीय आर्मी के हजारों नौजवानों को भर्ती किया जाता है और 1 साल के अंदर अंदर इन छापामार सिपाहियों की तादाद 1 लाख से भी तजावज कर जाती है। और फिर मुक्ति बाहिनी के इन शरपसंदों ने मशरकी पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया, जबकि सियासी महाज पर शेख मुजीबुर रहमान अब अवामी इज्तिमात में मगरबी पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करने लगे। 28 नवंबर सन 1969 को अयूब खान आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर देते हैं। जनवरी सन 1970 को मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों पर आयद पाबंदियां उठा ली जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी लीग, जमात इस्लामी, नेशनल अवामी पार्टी और दीगर मुकामी जमातें मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों का आगाज कर देती हैं। इसी दौरान 12 नवंबर सन 1970 को मशरकी पाकिस्तान में एक शदीद तूफान आता है। कमोबेश 3 से 5 लाख अफराद मुतासर होते हैं। पाक फौज ने आगे बढ़कर इस मुश्किल वक्त में मशरकी पाकिस्तान के अवाम की भरपूर इमदाद की, रिलीफ की सरगर्मियों का आगाज किया और मशरकी पाकिस्तान के कोने कोने में उन इमदादी सरगर्मियों को फैलाया। पूरी दुनिया से फलाही तंजीमें और इदारे इमदादी कार्रवाइयों के लिए बंगाल पहुंचने लगे। इसी आड़ में रा के एजेंट भी भारी तादाद में मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गए। इमदादी कार्रवाइयों और कैंप्स की आड़ में मुक्ति बाहिनी की भर्ती और बुनियादी मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है और यूं ये इमदादी कार्रवाइयों के कैंप बिल आखिर मुक्ति बाहिनी के रजिस्ट्रेशन कैंप बन जाते हैं। जबकि सियासी महाज पर मशरकी पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर और पाक फौज की सुस्ती का इल्ज़ाम लगाकर मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब चूंकि आइंदा इंतखाबात का ऐलान हो चुका था, इसलिए इस कुदरती आफत को अवामी जज्बात से खेलने और वोटर्स की तवज्जो और हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए मशरकी पाकिस्तान की क़यादत ने इंतखाबी मुहिम का एजेंडा बना लिया। सैलाब की सरगर्मियों के बाद 7 दिसंबर को कौमी असम्बली और 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, जबकि मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। बदकिस्मती से अवामी लीग मगरबी और पाकिस्तान पीपल पार्टी मशरकी पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े न कर सकी। इस तरह दोनों इकाइयों में अलग अलग जमातों का जीतना यकीनी था और ऐसा ही हुआ। फिर 7 दिसंबर 1970 को मुल्क भर में इंतखाबात हो जाते हैं। इन इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान से 162 में से 160 नशिस्तें, जबकि जुल्फ़कार अली भुट्टो मगरबी पाकिस्तान से 138 में से 81 नशिस्तें जीत जाते हैं। इस तरह पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल पार्टी 300 में से 81, जबकि अवामी लीग 300 में से 160 नशिस्तें जीत जाती है। बाकी सीटें छोटी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान के हिस्से में आती हैं। इस तरह अवामी लीग को कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो जाती है और इक़्तिदार अवामी लीग का हक बन जाता है। मगर मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमातें, बिलखसूस जुल्फ़कार अली भट्टो, इक़्तिदार अवामी लीग को देने को तैयार न थे। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए असम्बली का इजलास बुलाने के लिए ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जाने लगे। मशरकी पाकिस्तान की अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। शेख मुजीब बार बार असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा करते रहे। सदर पाकिस्तान भी इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए इजलास बुलाना चाहते थे, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। फिर अल्लाह अल्लाह करके 3 मार्च सन 1971 को ढाका में कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। जुल्फ़कार अली भट्टो ने इस इजलास की मुखालफत कर दी और 28 फरवरी सन 1971 को मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार में एक जलसा आम से खिताब करते हुए
اعلان کر دیا کہ وہ اور ان کی جماعت کا کوئی رکن 3 مارچ کو اجلاس میں ڈھاکہ نہیں جائے گا۔ ناظرین، اس جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو نے مزید کیا دھمکی دی؟ مفتی بانی نے کیسے فسادات کو پورے ملک میں پھیلا دیا؟ پاک آرمی نے آپریشن کیوں شروع کیا؟ پاک فوج کن مشکلات میں پھنس چکی تھی؟ بھارت کیوں خوش تھا؟ جنرل نیازی کب اور کیوں ہتھیار پھینکتے ہیں؟ آزاد بنگلہ دیش کا اعلان کب ہوا؟ اقوام متحدہ میں ذوالفقار علی بھٹو نے جنگ بندی کی قرارداد کو کیوں پھاڑا؟ چائنا نے کیسے ہمارا ساتھ دیا؟ حمود الرحمان کمیشن نے کس کو سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار قرار دیا؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو کے اندر۔